डॉक्टर अंजलि अग्रवाल, पीजी रेजिडेंट डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट एट श्री महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून। आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के बारे में। ये होता क्या है, क्यों होता है, किनको ज्यादा होता है, इसको रोका कैसे जा सकता है, उसका बेसिक ट्रीटमेंट क्या है, इन सबके बारे में आपको डिस्कस करूंगी। पहले मैं आपको बता दूं कि म्यूकरमाइकोसिस जो है वो बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन नहीं है और ये एक रेयर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही रेयरली देखा जाता है, बहुत ही कम लोगों में देखा जाता है और उन लोगों को देखा जाता है जिनकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। और ये इन्फेक्शन आज का नहीं है, पहले भी देखा जाता था जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जैसे कि HIV पॉजिटिव पेशेंट हो गए, कैंसर पेशेंट हो गए। बट अभी कोविड के टाइम में अचानक से इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और इंडिया में सबसे ज्यादा इसके केसेस बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं, क्या बढ़े हैं, मैं सब इसके बारे में बताऊंगी। पहले मैं आपको बता दूं म्यूकरमाइकोसिस जिस फंगस से होता है वो राइजोपस स्पीशीज ग्रुप से होता है, जो कि नॉर्मली आपके इन्वायरमेंट में हर जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो या कोई भी जहां पे गीला स्थान हो वहां पे आपके ये प्रेजेंट होता है। चाहे कोई सड़री ब्रेड हो, चाहे आपका सीलन वाला कमरा हो, हर जगह ये प्रेजेंट होता है। और ये आपकी बॉडी में एंटर कैसे करता है, ये आपकी बॉडी में जो है एंटर करता है इनहेलेशन के थ्रू, एंटर कर सकता है, इंजेक्शन के थ्रू भी एंटर कर सकता है या स्किन के थ्रू भी एंटर कर सकता है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और क्यों ये इतना कॉमनली कोविड पेशेंट्स में हो रहा है। इसका रीजन ये है कि कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, प्लस जो सीवियर कोविड पेशेंट है उनको लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन करा जा रहा है, ICU करा जा रहा है, जिससे इसके रिस्क और ज्यादा बढ़ रहा है। प्लस अगर किसी की इम्यूनिटी किसी वजह से भी वीक है, यानी ऑलरेडी कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे किडनी फेलियर है, मेलिग्नेंसी है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट है जो कि ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स में है, तो उसमें और ज्यादा रिस्क है। प्लस जो एडमिटेड पेशेंट है उसमें लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दी जा रही है, या कोई और बीमारी के पेशेंट में जिसमें लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दी जा रही है, तो उसमें इम्यूनिटी स्टीरॉइड की वजह से और वीक भी होगी, प्लस स्टीरॉइड आपका ब्लड शुगर भी बढ़ा देगा। एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, आई एम सेइंग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, नॉट कंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस में आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा जो कि आपकी इम्यूनिटी को वीक करेगा, प्लस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी करेगा। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होता है, आपका फ्री आयरन लेवल होता है जो कि फंगस की ग्रोथ में हेल्प करता है। और एक और चीज कि आपके जो ऑक्सीजन थेरेपी के लिए ह्यूमिडिफायर यूज होते हैं वो भी उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, उसके थ्रू भी फंगल स्पोर्स अंदर जा सकते हैं अगर उनको सही टाइम पर उसको चेंज ना किया जाए, उसको बदला ना जाए, या अगर वो स्टीराइल डिस्टिल वाटर नहीं है तो। खासकर लोग जो आजकल घर पे अपना यूज कर रहे हैं ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन थेरेपी के लिए, अगर वो डिस्टिल वाटर नहीं यूज कर रहे हैं तो इसका रिस्क बढ़ जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये उन लोगों को भी हो सकता है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है अगर उनको कोविड हो भी गया उनको ये नहीं होगा। किसी को माइल्ड टू मॉडरेट कोविड इन्फेक्शन है उनको ये नहीं होगा। किसी की डायबिटीज कंट्रोल्ड है तो उसको होने की चांस बहुत कम है, तो इसलिए आप घबराइए मत कि आपको ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तभी होगा अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है। फिर भी इसके बेसिक साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं वो सब आपको जानने जरूरी हैं। तो मैं पहले बता दूं इसकी 5 प्रेजेंटेशन होती हैं और जो सबसे कॉमनली आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन मिल रही है वो है राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल फॉर्म। इसमें होता क्या है कि इनहेलेशन लिया, इनहेलेशन के थ्रू, सांस के थ्रू ये आपके नोज में गया, नोज से पेरानेसल साइनसेस में गया, आपके जो इथमोइड साइनस मैक्सिलरी साइनस उसमें गया, जिसके सिम्टम आए जैसे कि आपको फेशियल पेन होगा, है ना, चेहरे पे दर्द होगा, खासकर एक साइड में थोड़ी नमनेस या आपको सुनपना सा लग सकता है, आपको आंखों के अराउंड दर्द हो सकता है, आपको सर दर्द, बहुत तेज का सर दर्द हो सकता है, नाक से आपका ऐसा लग सकता है कि आपको नाक बिल्कुल बंद हो गई, डिस्चार्ज हो सकता है जो कि ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है, ब्राउन कलर का हो सकता है, ब्लैक कलर का डिस्चार्ज हो सकता है। आंखें अगर आपकी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगी तो आंखें बाहर को आने को हो सकती है, एकदम लाल कंजेस्टेड आंखें हो सकती है, आंखों के अराउंड सूजन हो सकती है, दर्द हो सकता है। जबड़ा अगर इन्वॉल्व हो जबड़े में दर्द हो सकता है, सूजन हो सकता है, इवन आपका दांत भी बाहर निकल सकता है। कई बार ये आपके नाक में छेद या पैलेट जो होता है उसमें भी छेद हो सकता है। ये एक्चुअली हो क्या रहा है, जो डिस्चार्ज हो रहा है ना वो नेक्रोसिस करता है, आपका जो फंगस है वो नेक्रोसिस करता है, वो ब्लड वेसल को नेक्रोस कर देता है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज निकलता है। फिर धीरे धीरे ये भी कर सकता है कि जो स्वेलिंग के बाद वो ऊपर की जो स्किन है उसमें नेक्रोसिस करके एक ब्लैक इश्कार फॉर्म कर देता है, जो कि आपको काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं अराउंड द आईज या अराउंड द नोज या नेजल ब्रिज में। वो बेसिकली ये है कि वो नेक्रोसिस कर दिया है अपने स्किन में, इसकी वजह से हो सकता है।
फिर धीरे 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 यहाँ पर क्या होता है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है आपके नोज पे, उसको ब्रेक करके ये आपका ब्रेन में पहुंच सकता है। ब्रेन में अगर ये पहुंच जाएगा तो ये आपका वहां पर भी नेक्रोसिस करेगा, इंफाक्ट करेगा, तो पैरालिसिस यानी कि लकवा तक हो सकता है। उसके अलावा आपको आंखों में हो सकता है शुरुआत में आपको हल्का फुल्का कम दिखने लगे, डबल विजन दिखे, बट बाद में हो सकता है आपका लॉस ऑफ विजन भी हो जाए अगर आपका ब्रेन का वो वाला एरिया इन्वॉल्व कर दिया जिसमें जो विजुअल के लिए होता है, विजन के लिए होता है, या आपकी जो नर्व होती है विजन के लिए, उसको अगर इन्वॉल्व कर दिया आंखों की, तो आपकी विजन लॉस भी कर सकता है ये। तो ये तो आपके जो साइन सिम्टम हो गए, ये आपके राइनो ऑर्बिटल सेल्युलर टाइप के हो गए। दूसरा इसका फॉर्म होता है पल्मोनरी। पल्मोनरी में ये होता है कि ये इनहेलेशन के थ्रू, सांस के थ्रू ये आपके लंग्स को अफेक्ट करता है। लंग्स को अफेक्ट करता है तो लंग्स में पानी भर जाता है, आपको कफ होता है, खांसी होती है, खांसी के साथ जो बलगम निकलता है, स्पूटम निकलता है, वो ब्लडी हो सकता है, यानी कि उसमें खून हो सकता है। उसके बाद सांस में दिक्कत हो सकती है, चेस्ट में आपको पेन हो सकता है और बुखार हो सकता है। बुखार आपको राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल में भी हो सकता है, बट फीवर ज्यादा कॉमनली पल्मोनरी मिलता है। उसके अलावा इसका तीसरा फॉर्म होता है इंटेस्टिनल बेसिकली इंजेक्शन के थ्रू होता है। वो मेनली आपके माल नरिश और बच्चों में ज्यादा कॉमनली देखा गया है। वो अभी आपको कोविड में इतना नहीं मिल रहा है। कोविड में आपको बेसिकली पल्मोनरी और आपको राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल फॉर्म वाला मिल रहा है। उसके अलावा आपका स्किन वाला हो सकता है। स्किन वाले में अगर कोई जला या कटे के रास्ते आपका डायरेक्ट फंगल स्पोर्स में इन्वेट करके वो स्कार, सेलुलाइटिस, फैशियाइटिस वगैरह कॉज कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे रेयर होता है डिसेमिनेटेड। अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत वीक है, पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन में फैल सकता है। लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, ब्रेन हो गया, हर जगह स्प्रेड कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं एक बात कि ये जो बीमारी है म्यूकरमाइकोसिस, ये भले ही रेयर है और अभी कोविड के टाइम पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पर पहले भी ये बहुत सीवियर फैटल कंडीशन थी। अभी फैटल है, फैटल का मतलब कि इसमें डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई है। अराउंड 40 to 80% केसेस में इसमें डेथ हो जाती है अगर आपने इसका सही टाइम पर अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं किया। मतलब अगर आपने ट्रीटमेंट करने में जरा सी भी डिले कर दी तो इतना अग्रेसिव होता है ये कि जगह जगह फैल जाता है और फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट चाहे आप बाद में दे भी दो, फिर भी बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इतनी हाई मोर्टेलिटी है कि 7 to 10 डेज में ये इंसान को मार सकता है। ये बेसिकली दिक्कत है इसके साथ। अब ये है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन ये है कि अगर आप डायबिटिक हैं, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो आप शुगर अपनी कंट्रोल कीजिए। दूसरा, जैसे आप डिस्चार्ज होते हैं, अपने घर जाते हैं, तो कुछ टाइम तक, 2-3 महीने तक आप अपना नेजल और ओरल कैविटी को नॉर्मल साइन से क्लीन करें डेली। प्लस आप क्या करें कि अपना जो स्टीरॉयड की थेरेपी है वो कभी भी डॉक्टर के बिना, प्रिस्क्रिप्शन के बिना उनसे पूछे, आप खुद से ना लें। और आप मास्क रिकवरी के टाइम पर भी, जब घर पर भी हैं, तो आप अपना मास्क का इस्तेमाल करें। जहां भी धूल मिट्टी हो, कंस्ट्रक्शन वर्क हो, वहां पे आप मास्क के बिना ना जाएं। चौथी चीज आपको ये करनी है कि अगर आप जो अवॉइड कर सके सॉइल, मिट्टी, धूल मिट्टी, उसको तो अवॉइड करें। किसी गार्डन प्लांट वाले एरिया में मत जाइए, क्योंकि प्लांट्स में ज्यादा फंगल स्पोर होते हैं। बाई चांस जाना भी पड़ा तो प्रॉपर आप फुल स्लीव्स के कपड़े, ग्लव्स पहनकर या सॉक्स पहनकर तभी वहां पर जाएं, अन्यथा आप वहां पर ना जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप N95 मास्क, जैसे कि ये रहा N95 मास्क, इस मास्क को या नॉर्मल सर्जिकल मास्क को आप इसको बार बार रीयूज ना करें, इसको चेंज करें, क्योंकि डिस्पोजेबल मास्क है। अब इनको यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना, इसमें मॉइस्चर इसके अंदर आ जाता है। अब मॉइस्चर इसके अंदर आ गया, मॉइस्चर मतलब फंगल स्पोर, फिर आप उसको दोबारा इनहेल करेंगे। तो अगर आप फिर भी यूज करना कर रहे हैं तो एटलीस्ट इसको ड्राई करके ही यूज करें, अन्यथा इसको ना यूज करें बार बार। डिस्पोजेबल मास्क है, इससे भी आपके म्यूकरमाइकोसिस होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है। उसके अलावा आपको ये चीज करनी है, और आपको कोई भी साइन एंड सिम्टम जो मैंने बताए हैं कि डिस्चार्ज, ये सब चीजें होंगी, जैसे आपको ये सब सिम्टम है, अर्ली ही फटाफट आप डॉक्टर के कांटेक्ट करिए, उनके पास जाइए, इससे पहले कि बीमारी बढ़ जाए। क्योंकि शुरू के स्टेज में तो हम फिर भी इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एंटी फंगल वगैरह देकर, सर्जिकल ट्रीटमेंट करके। पर अगर बहुत लेट आपने कर दिया तब इसका इलाज करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि आपकी आंख को भी निकालना पड़े, आपके ब्रेन के किसी पार्ट को निकालना पड़े। तो और ये भी हो सकता है कि आप कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी हम बचा ना पाए। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएं। अब इसका मैं आपको ट्रीटमेंट बताती हूँ। पहली बात तो इसमें इन्वेस्टिगेशन बताती हूँ। इन्वेस्टिगेशन में ये है कि अगर आपका ये राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल फॉर्म है तो उसमें हम यूजली MRI करवाते हैं आपका पेरानेसल साइनस का, ब्रेन का, ये देखने के लिए कितना नर्व इन्वॉल्वमेंट है, कितना इन्वेजन है, वो सब देखने के लिए। और अगर आपका लंग का इन्वॉल्वमेंट होता है, CT स्कैन कराते हैं। पर इन सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट ये करा सकते हैं डिस्चार्ज
में हम स्टेनिंग करा सकते हैं, फंगल स्टेनिंग देखने के लिए कि फंगल हाइफी वगैरह प्रेजेंट है कि नहीं है उसमें, वो हम फंगस की स्टेनिंग करा सकते हैं। कैल्कोफ्लोराइड वगैरह जो फंगल स्टेन होते हैं उसकी हेल्प से, केओज पाम की हेल्प से हम फंगस देख सकते हैं उसमें। उसके अलावा ये है कि हम इसमें पीसीआर करा सकते हैं एस्परजिलोसिस को रूल आउट करने के लिए, क्योंकि कई बार एक और फंगल इन्फेक्शन होता है एस्परजिलोसिस, जो कि इससे मिमिक कर सकती है उसे क्लिनिकल फीचर्स कुछ कुछ, तो ये देखने के लिए कि कहीं एस्परजिलोसिस तो नहीं है। और एक और चीज मैं आपको बोलूंगी, एस्परजिलोसिस के पेशेंट में ना वॉरिकोनाजोल चलती है, वो भी उन लोगों में भी देखा गया है कि जो आपका ये है म्यूकरमाइकोसिस ज्यादा देखा गया है उन लोगों में जिनमें वॉरिकोनाजोल की थेरेपी है, कोई न्यूट्रोपेनिक पेशेंट उनमें भी देखा गया है। तो ये इन्वेस्टिगेशन, बेसिक इन्वेस्टिगेशन, हमें ये सब चीजें करवानी पड़ेगी। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे भी करा सकते हैं हम, ये सब आपकी बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो करा सकते हैं हम। उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट पर आते हैं। ट्रीटमेंट ना इसका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। मल्टी डिसिप्लिनरी कई सारे डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, ईएनटी, ऑप्था, फिजिशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट, सबकी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें क्योंकि ना कई सारी चीजें, आपकी किडनी अफेक्ट हो रही है या कुछ है, मतलब एवरी वन इज रिक्वायर्ड। आपकी आंख इन्वॉल्व हो सकती है, ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है, न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो इसमें आपका बेसिक ट्रीटमेंट पहले मेडिकल और सर्जिकल, तो पहले आपको सर्जिकल डिब्राइटमेंट तो करना पड़ेगा। जितना पार्ट आपका फंगस ने इन्वॉल्व कर दिया है, इन्वेड कर दिया है, आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप उसको नहीं निकालोगे तो आपकी जो एंटी फंगल ड्रग है ना वो भी वर्क नहीं करेगी, वो भी ढंग से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, इसलिए आपको उसको तो रिमूव करना ही पड़ेगा। तो उसको आपने एक तो रिमूव कर देना है। उसके बाद वो जब रिमूव हो जाएगा तो हम एंटी फंगल शुरू करते हैं। एंटी फंगल जो हम शुरू करते हैं इसमें हम एम्फोटेरिसिन बी यूज करते हैं, वो भी लाइपोसोमल इसलिए क्योंकि वो आपकी लिपिड उसमें वो होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है वो आपका, और ब्लड ब्रेन बैरियर को जब वो क्रॉस करता है तो आपके ब्रेन में भी उसका अफेक्शन होगा, मतलब ट्रीटमेंट का असर होगा। इसकी डोज जो होती है 5 to 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है। लाइपोसोमल के अलावा हम और भी दूसरे फॉर्म के एम्फोटेरिसिन बी यूज कर सकते हैं, बट सबसे अच्छी आपकी यही होती है। डीऑक्सीकॉलेट भी होती है, वो अगर नहीं मिले आपको एम्फोटेरिसिन बी लाइपोसोमल, तब मजबूरी में इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो उसका ट्रीटमेंट होता है वो 3 to 6 वीक्स का चलता है। उसके बाद वो इंजेक्टेबल होता है, इसलिए हमको एक तो इन्फ्यूजन करना है। दूसरा एम्फोटेरिसिन भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है क्योंकि वो किडनी को अफेक्ट करती है, इसलिए हमें नॉर्मल स्लाइन से इन्फ्यूजन करके ही, अच्छे से हाइड्रेट करके ही एम्फोटेरिसिन बी को यूज करना होता है। उसके बाद हम साल्वेज थेरेपी में बाद में 3 to 6 मंथ्स के लिए हम दूसरी ड्रग्स चला सकते हैं, जैसे पोसाकोनाजोल हो गया हमारा या आइसोबुकोनाजोल हो गया, वो सब भी हम दे सकते हैं इसमें। उसके अलावा हम इसमें एडजुवेंट थेरेपी में हाइपरबैरिक ऑक्सीजन दे सकते हैं, एस्पिरिन दे सकते हैं या आयरन चिलेटर्स दे सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना आयरन जो होता है वो हेल्प करता है फंगस की ग्रोथ के लिए, तो हम वो सब चीजें भी इसमें दे सकते हैं। तो मैं आपको बस इतना बोलना चाहूंगी कि ये जो अफवाहें हैं कि एक दूसरे से फैलता है, ये एक दूसरे से नहीं फैलता, ये कंटेजियस नहीं है। ऑलरेडी आपके इन्वायरमेंट में इसके फंगस के स्पोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। दूसरा ये है कि ये जो है ये ब्लैक फंगस, इसका नाम इसलिए क्योंकि ब्लैक धब्बे होते हैं, ब्लैक जो पैचेस होते हैं उसकी वजह से, इसका मतलब ये नहीं है कि ये खुद में ही ब्लैक फंगस है। एंड फाइनली मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको म्यूकरमाइकोसिस के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हर किसी को नहीं होता है। ये सिर्फ उन्हीं कोविड पेशेंट को होता है जिनकी इम्यूनिटी वीक है, हर किसी कोविड पेशेंट को नहीं होता है। और वो पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी वीक है वो भी इनसे बच सकते हैं अगर वो प्रॉपर प्रिकॉशन प्रिवेंटिव मेजर्स लें, जैसा कि मैंने बोला है कि अपनी शुगर कंट्रोल रखें, मास्क का प्रयोग करें, पर एक ही मास्क को बार बार ना यूज करें। ये सब चीजों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो आप बच सकते हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है भी तो। और अगर इनकेस हो जाए तो जल्द से जल्द अपना इलाज शुरू करें, क्योंकि लेट करेंगे तब इसमें मोर्टेलिटी यानी मरने के चांसेस है, अदरवाइज नहीं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने व्हाइट फंगस के नाम बारे में भी सुना होगा। व्हाइट फंगस कुछ नहीं है, वो कैंडिडल फंगल इन्फेक्शन है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। एंड इससे ये है कि ये भी आपकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेज में देखा जाता है, ये भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। इसका इलाज हमारे पास है, तो इसके लिए भी आप डॉक्टर को संपर्क कीजिए। पर हाँ, ये म्यूकोरमाइकोसिस के कंपेरेटिवली कम खतरनाक है। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। कोविड के टाइम में पूरी प्रॉपर प्रिकॉशन प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सभी को एकदम सही ब्लैक फंगस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना पाऊँ।